हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जंगल की आवाज में। यह नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है। इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्य जीव संरक्षण, वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी पर्यावरण नीतियों के करीब लाएंगे। मैं हूँ सृष्टि अग्रवाल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अंकिता दिएवर और मेरा नाम अंजलि त्रिपाठी। आज एपिसोड 5 में हम सबसे पहले उन दुर्भाग्यपूर्ण गैस लीक के बारे में बात करेंगे जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की लापरवाही के कारण असम राज्य में घटित हुए थे, जिसके कारण आग भी लगी थी। आगे बढ़ते हुए यह देखना होगा कि देश में हो रहे इन सभी हादसों से सरकार अभी भी कैसे कुछ नहीं सीख पा रही और अभी भी राष्ट्रीय उद्यानों के पास अधिक उद्योगों के निर्माण की अनुमति दे रही है। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में बात करते समय यह बात करना भी महत्वपूर्ण है कि हमारे आसपास की बायोडायवर्सिटी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। उसी को देखते हुए पक्षियों और यहाँ तक कि दुनिया के मैंग्रोव्स पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में भी बात किया जाएगा। इसके अलावा आइए देखें कि कैसे प्रकृति ने जाइंट लार्वेशन नामक जीव की मदद से महासागरों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषणों को बनाए रखने का तरीका खोजा है। इसके अलावा आइए हम बताते हैं कि गंगा नदी कैसे कुछ ही महीनों के लॉकडाउन में खुद को काफी हद तक मुक्त करने में कामयाब रही है, जो कई वर्षों में नमामि गंगे शिविर द्वारा भी नहीं किया जा सका, जिससे हम सभी को पता चलता है कि हमें सिर्फ पैसे खर्च करना ही आवश्यक नहीं है। प्रकृति को साफ करने के लिए उसके जगह उसका सम्मान करें और उसे कम प्रदूषित करें। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए एक गैस लीक के बारे में। 27 मई 2020 को जॉन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक ऑयल फील्ड में, जो कि आसाम के बागजान गांव में है, यहाँ के एक तेल के कुएं से अचानक और अनियंत्रित रूप से गैस निकलना शुरू हुई थी। 9 जून को इस स्थिति ने करवट ली जब कुएं में आग लग गई। यह जगह दिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क से केवल 1 किलोमीटर से भी कम और वेटलैंड मागुरी मोटापुंग बील, एक महत्वपूर्ण बर्ड एरिया से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र के पर्यावरण में आए नुकसान की चिंता है। अब हम जानेंगे कि यह घटना क्यों हुई है। माना जाता है कि यह तेल के कुएं में प्रेशर सिस्टम के विफल होने के कारण हुआ है। कंपनी अभी तक ये नहीं पता लगा पाई है कि विस्फोट से वास्तव में क्या निकला था। आग लगने पर साइट पर क्लियरिंग ऑपरेशन चल रहे थे। यह अत्यधिक इनफ्लेमेबल गैस लोहे के पाइप और भारी मशीनरी के साथ एक क्षेत्र में अनियंत्रित रूप के बहने की वजह से हुआ है। इस घटना का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। पिछले महीने ही ऑयल इंडिया लिमिटेड को राष्ट्रीय उद्यान के तहत 7 स्थानों पर हाइड्रोकार्बन की ड्रिलिंग और परीक्षण करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिली थी, जिसे स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। इस घटना का स्थानीय लोगों और पर्यावरण पर प्रभाव देखते हैं। हजारों लोगों और कई गांवों को खाली कराया गया। लगभग 2 सप्ताह से बागवान और आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को यह गैस लीक के प्रभाव का सामना करना पड़ा। आग लगने का प्रभाव विशेष रूप से घटना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित बागजान गांव के निवासियों पर पड़ा, जो पहले से ही कोविड-19 के चलते प्रतिबंधों के साथ साथ 27 मई को हुए इस गैस लीक के बाद एक राहत स्थान में रह रहे थे। ऑयल ने एक बयान जारी किया है जिसमें वे कहते हैं कि कुएं में आग तब लग गई जब कुएं में तेल का क्लियरिंग काम चल रहा था। हालांकि प्रारंभिक बयान में किसी के मरने की कोई सूचना नहीं थी, पर बुधवार यानी कि 10 जून की सुबह नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ को घटनास्थल के पास के एक तालाब से 2 अग्निशामकों के शव, जो दोनों ऑयल के ही कर्मचारी थे, वहां से बरामद किए गए थे। इससे पहले दिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क और घटनास्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मगुरी मोटापुंग बील में एक रिवर डॉल्फिन और कुछ मृत मछलियों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद आसाम वन विभाग ने
29 मई को ऑयल इंडिया लिमिटेड को एक नोटिस जारी कर घटना की पूरी डिटेल्स मांगी थी। कंपनी ने इस पर बताया कि पर्यावरण को हुए नुकसान की जांच प्रगति पर है और जोराहट में असम कृषि विश्वविद्यालय के एक टीम ऑयल के क्षेत्र मुख्यालय दुलियाजान पहुंच गई है। अब हम जानेंगे कि कंपनी द्वारा क्या कदम उठाए गए। ऑयल इंडिया लिमिटेड के 2 कर्मचारियों को इस गैस विस्फोट में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। सिंगापुर की एक फर्म अलर्ट डिजास्टर कंट्रोल के 3 एक्सपर्ट्स ने गैस लीक को रोकने के लिए साइट पर काम करना शुरू कर दिया है और कहा कि उन्हें भरोसा है कि स्थिति को सुरक्षित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इस आग को रोकने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पहले लगातार पानी का छिड़काव कर वाटर अम्ब्रेला यानी पानी की छतरी बनाए हुए थे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऑयल ने दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, मागुरी मोटापुंग बील और आसपास के गांवों में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के साथ सोशो इकोनॉमिक के प्रभावों की जांच करने के लिए और अन्य प्रभाव जांचने के लिए NABET यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के एक सलाहकार की मदद ली है। इसके अलावा ऑयल ने मगरी मोटापुंग बील में तेल रिसाव की पहचान करने के लिए नाव के साथ स्थानीय मछुआरों को भी शामिल किया है ताकि जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाए जा सके। इसके अलावा ऑयल ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को तत्काल राहत के रूप में 30,000 रुपए देने का भी फैसला किया है। कुएं को कंट्रोल करते वक्त वहां के लोगों और आसपास की जगह की सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। उम्मीद यह है कि यह परिस्थिति को संभाल लिया जाएगा। तो आज हम वेदांथल बर्ड सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। वेदांथल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक 30 हेक्टेयर का संरक्षित क्षेत्र है। इस भूमि को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सरकार द्वारा जुलाई 1998 में वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। यह क्षेत्र एक 5 किलोमीटर सिंचाई टैंक है और 1790 से स्थानीय ग्रामीणों ने इसे संरक्षित किया गया है क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस समृद्ध पक्षियों के बीज ने आसपास के धान के खेतों और कृषि का पोषण किया है। वेदांथल टैंक के अंदर बड़े घने पेड़ हैं। अक्टूबर से फरवरी तक मानसून के मौसम के दौरान इस क्षेत्र में आने वाले पक्षियों के लिए आश्रय और गुजरने वाले स्थानों को वर्ष निवास स्थान बनाते हैं। जुलाई 1998 से लेकर आज तक 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर वेदांथल टैंक और क्षेत्र वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की पूरी सुरक्षा के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा रहा है। आदेश के तहत 5 किलोमीटर के टैंक के भीतर के क्षेत्रों में निजी और राजस्व भूमि को अभयारण्य भी घोषित किया गया है। इन अभयारण्यों को कोर जोन, बफर जोन और इको सेंसिटिव जोन के रूप में भी समूहित किया जाता है। 0 to 1 किलोमीटर कोर जोन, 1 to 3 किलोमीटर बफर जोन सेंचुरी और रिजर्व के साथ क्रिटिकल टाइगर्स निवास स्थान है। बफर जोन महत्वपूर्ण निवास स्थान के आसपास का क्षेत्र है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रीय उद्योगों और अभयारण्यों के 10 किलोमीटर सीमाओं के भीतर गिर रहा है। मई को सन फार्मा ने तमिलनाडु स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उनकी कंपनी के क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति मांगी गई थी। सन फार्मा कंपनी अभयारण्य की सीमा के बाहर 0.72 किलोमीटर, झील की सीमा से 3.72 किलोमीटर दूर स्थित है। से भी वेदांथल अभयारण्य की सीमा टैंक सीमा से 5 किलोमीटर तक है। सन फार्मा के मौजूदा ऑपरेशन और विस्तार का प्रस्ताव अतः अभयारण्य के भीतर आएगा। इन्होंने कहा कि वन विभागों को 5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक अभयारण्य की सीमाओं को फिर से बनाना चाहिए ताकि सन फार्मा कंपनी की सुविधाएं पुनर्परिभाषित सीमाओं के बाहर होगी। कि अभयारण्य के लिए राज्य के वन्य जीव के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की जानी चाहिए। को उसके बाद सहमति बनानी होगी जिसके बाद तमिलनाडु सरकार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अभयारण्य को निरस्त करते हुए एक आदेश जारी करना होगा। कई एनवायरमेंटलिस्ट ने ट्विटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभियान शुरू किया। 7 जून रविवार को सोशल मीडिया पर हजारों ट्वीट्स से बाढ़ आ गई।
जंगल पक्षियों की 200 के करीब प्रजातियों के लिए घर और महत्वपूर्ण प्रजनन है। गांवों में पक्षियों की रक्षा के लिए दिवाली भी नहीं मनाई जाती है। पेंटेड स्ट्रोक, स्पून बिल्स, इबिसिस, ग्रे हेरॉन्स, डार्टर्स, कॉमरटॉन्स आदि मिथाथंगल में बसते हैं और कंपनी की घोषणा के अनुसार वे हर दिन 1,75,000 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे। एक तरह से प्रबंधित अभयारण्य जल्दी वन्य जीवों के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए भी होगा, जिनके सदस्य अधिक से अधिक पानी की उपलब्धता का लाभ उठाकर एक स्वस्थ जीवन, पर्यावरण और पर्यटन के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। क्या हम अनजान हैं? विशेषज्ञों के एक अध्ययन और हालिया सर्वेक्षण में कहा गया है, सन फार्मा के आसपास के गांव जल प्रदूषण और भूजल प्रदूषण से गंभीर रूप से पीड़ित है। मानसून के दौरान वेथंगल झील के आसपास के क्षेत्र में 2 जल सिथन और पुडुपेल थंगल में सन फार्मा अपने इफ्लुएंस डिस्चार्ज कर देती है। जाने कोविड-19 का हवाला देकर एक बहाने के रूप में दवा कंपनियां नए यूनिट स्थापित करते हैं या मौजूदा लोगों को सितंबर 2020 तक तेजी से फैलते वन्य जीवों के अस्तित्व को खत्म कर देती है। 2019 में अनगिनत खोज हुए जिसने हमारे पंख वाले दोस्तों द्वारा एक गर्म दुनिया के लिए आराध्य के रूप में उभर रहे संघर्षों का निवारण किया। दुनिया भर में पक्षी की प्रजातियां आकार से सिकुड़ रही हैं। उत्तर अमेरिकी महाद्वीप ने पिछले 50 वर्षों में अपने पक्षी प्रजातियों में 1/4 हिस्सा खो दिया है। असद रहमानी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व निर्देशक ने कहा, 1970 के बाद से लगभग 3 बिलियन पक्षियों का गायब होना पूरी दुनिया में बायोडायवर्सिटी में भारी गिरावट का संकेत देता है। 1970 के बाद से अमेरिका और कनाडा में पक्षियों की आबादी में लगभग 1/3 की गिरावट आई है। उत्तर अमेरिकी देशों में लगभग 50 साल पहले करीब 10.1 बिलियन पक्षी थे। इस संख्या के साथ वर्तमान में 29% घटकर लगभग 7.2 बिलियन पक्षी हैं। हमें अमेरिका में लापता पक्षियों के बारे में पता चला क्योंकि उनके पास एक अच्छी निगरानी करने के लिए सिस्टम है। भारत में रहते हुए हम जानते हैं कि आम पक्षियां जैसे कि गौरैया यानी स्पैरो की भारी गिरावट हुई है, लेकिन हमारे पास डेटा ही नहीं है इसकी निगरानी करने के लिए, ऐसा रहमानी ने कहा। ग्लोबल वार्मिंग कई पक्षियों के आकार में सिकुड़ने का कारण हो सकता है और जबकि पंखों को बढ़ा भी सकता है। अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट ने पाया कि 1978 से 2016 तक शरीर के आकार उन सभी 52 प्रजातियों में घट गई है जिनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। हमारे पास यह अपेक्षा करने का अच्छा कारण है कि बढ़ते तापमान से पिछले अध्ययनों के आधार पर शरीर के आकार में कमी आएगी। ऑस्ट्रेलियन रिंगनेक पैरोट या बार्नेडियस जोनेरियस की पंख की लंबाई में वृद्धि क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है क्योंकि गर्म क्लाइमेट में जानवरों के अंग लंबे होते हैं। अध्ययन के अनुसार रिंगनेक तोते के पंख, जिसे आमतौर पर 28 कहा जाता है, पिछले 45 वर्षों में 4 से 5 मिलीमीटर बढ़ गए हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, पंखों की लंबाई में वृद्धि इन पक्षियों को अतिरिक्त गर्मी जारी करने और उनके पर्यावरण को बेहतर रूप से अनुकूलित करने में मदद कर सकती है। विंग लंबाई में सबसे बड़ा परिवर्तन 1970 के दशक से हुआ है, एक अवधि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में किए गए 0.1 से 0.2 डिग्री सेल्सियस और वनों की कटाई के तापमान परिवर्तन के साथ मेल खाती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तापमान में मामूली वृद्धि का भी विभिन्न प्रजातियों पर गहरा असर पड़ सकता है। प्रकृति में जबरदस्त अनुकूलन क्षमता है और कुछ प्रजातियां क्लाइमेट चेंज के अनुकूल हो सकती हैं, लेकिन समग्र क्लाइमेट चेंज का अधिकांश प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे प्रजनन पक्षियों का 30% से अधिक पहले से ही घट रहा है और संरक्षण कार्रवाई की आवश्यकता है। पक्षियों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भविष्य में और अधिक गंभीर हो जाएगा जब तक कि हम अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम नहीं करते हैं
और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं, पक्षियों को परिवर्तन के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है। प्रजाति जो निर्भर है हाई एलिवेशन वन हैबिटेट पर, लंबी दूरी माइग्रेंट और कोस्टल ब्रीडर इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पर एक तरह से सबसे ज्यादा ब्रीडिंग बर्ड्स खतरे में हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। कुछ 49% ब्रीडिंग पक्षी असुरक्षित हैं और फॉरेस्ट पक्षी में परिवर्तन आएंगे जैसे क्लाइमेट गर्म होगा। 66% ब्रीडिंग लंबी दूरी वाले माइग्रेंट स्पीशीज असुरक्षित हैं। माइग्रेंट पक्षी में तेज गिरावट है अगर हम कंपेयर करें वहाँ के स्थानीय पक्षी से। तो इसका कारण यह हो सकता है कि माइग्रेंट पक्षी अपना माइग्रेशन शेड्यूल एडजस्ट नहीं कर पाते उनके भोजन के उत्पन्न के अनुसार। एक एग्जाम्पल देते हुए कहे तो अगर एक फल देने वाला पेड़ कुछ 2 हफ्ते पहले ही फल दे और उन्हें सेवन करने वाले लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट वहाँ लेट पहुँचे तो उन्हें बहुत कम ही भोजन मिलेगा। इस इफेक्ट को डीकपलिंग कहते हैं और यह ब्रीडिंग बर्ड्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर भोजन उनके बच्चों को बड़ा करने जितना नहीं है। इससे यह समझते हैं कि कितना नाजुक रिश्ता है इकोसिस्टम और पक्षियों का। आगे बढ़ते हुए कुछ 56% कोस्टल पक्षी असुरक्षित हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर से कोस्टल और सॉल्ट मार्श पक्षियों के लिए उपलब्ध घोंसले के शिकार के क्षेत्रों में कमी आएगी। इसके अलावा हम जो कार्बन एमिट करते हैं उसका अधिकांश भाग समुद्र में जाता है। समुद्र हमारा कार्बन एब्जॉर्ब करता है और उससे महासागर अधिक एसिडिक हो जाते हैं और क्रस्टेशियंस और अन्य समुद्री जीवन के लिए उनके शेल बनाना अधिक कठिन हो जाता है। भोजन के लिए उन सेल फिश और मछली समुदाय पर निर्भर रहने वाली पक्षी भी प्रभावित होंगे। हम क्लाइमेट चेंज से पक्षियों को बचा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के सबसे गंभीर प्रभावों से पक्षियों और खुद को बचाने के लिए 2 कैटेगरी की गतिविधियों की आवश्यकता होती है। इकोसिस्टम पर मौजूदा तनाव कम करना। वन्य जीव विभिन्न दिशाओं से कई चुनौतियों का सामना करते हैं और उनमें से कई चुनौतियां क्लाइमेट चेंज से बढ़ेंगी। मौजूदा तनाव से निपटने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन के साथ वन्य जीवन से निपटने में भी मदद मिलती है। अपने बगीचे में वन्य जीव की वृद्धि को बढ़ावा देकर आप पक्षियों और कीड़ों को आकर्षित कर सकते हैं और पूरे इकोसिस्टम को बढ़ा सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें व्यक्तिगत क्रियाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों तक सभी पैमानों पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना होगा। अपने खुद के कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। उदाहरण के लिए एक्सपोर्ट की गई वस्तुओं की तुलना में अधिक स्थानीय सामान खरीदें। रिन्यूएबल सोर्स वाले बिजली का उपयोग करें। वनों की कटाई में कमी और पौधों की मूल प्रजाति वृद्धि के रूप से एक पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम पर पौष्टिक विकास में मदद करता है। आगे बढ़ते हुए अंकिता आपको मैंग्रोव्स के बारे में बताएगी और कैसे उन पर खतरा आएगा अगर हमने अपने यह कार्बन एमिशंस कम नहीं किए तो दोस्तों आज हम मैंग्रोव्स के बारे में बात करेंगे। मैंग्रोव्स ये एक ऐसा छोटा पेड़ है जो 2050 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि से बच नहीं पाएंगे यदि उत्सर्जन यानी राइज इन सी लेवल में कटौती नहीं होती है। इन जनरल में एक रुगर्ड सहलेखक के अनुसार मैंग्रोव के पेड़ फ्लोरिडा और अन्य गर्म जलवायु के पाए जाने वाले मूल्यवान तटीय पारिस्थितिक तंत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2050 तक वृद्धि नहीं होगी। मैंग्रोव वनों में बड़ी मात्रा में कार्बन जमा होता है, समुद्री तटों की रक्षा करने में मदद करता है और मछली और अन्य प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। पिछले 10,000 वर्षों के तलछट के आंकड़ों का उपयोग करते हुए ऑस्ट्रेलिया में मैकरी विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने समुद्र स्तर की वृद्धि की दर के आधार पर मैंग्रोव जीवित रहने की संभावना का अनुमान लगाया है। ये प्रति वर्ष 6 मिलीमीटर से अधिक हो गई थी, तो 2050 के लिए हाई एमिशन सिनेरियोज के तहत अनुमानों के समान वैज्ञानिकों ने पाया कि मैंग्रोव्स बढ़ते जल स्तर के साथ तालमेल रखने से रोकने की बहुत संभावना थी।
समुद्र के स्तर में वृद्धि प्रति वर्ष 5 mm से कम होने पर मैंग्रोव के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, जो इस सदी में लो इमिशन सिनेरियोज के लिए अनुमति देती है। सह-लेखक एरिका ऐश ने एक पोस्ट में कहा है, हाई एमिशन सिनेरियो के तहत कई ट्रॉपिकल कोस्टलाइन समुद्र तटों पर समुद्र स्तर की वृद्धि की दर प्रति वर्ष 7 mm से अधिक हो जाएगी, जिस दर पर हमने निष्कर्ष निकाला कि 6.2% संभावना मैंग्रोव विकास बनाए रख सकते हैं। गर्ट्स न्यू ब्रंसविक विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में पृथ्वी और ग्रह विज्ञान विभाग में सहायक वैज्ञानिक, उन्होंने ऐसा कहा, इन मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान के परिणाम स्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हुई और लंबे समय में तूफान के खिलाफ कम महत्वपूर्ण बफरिंग देखी गई। 1980 और 2010 के बीच दुनिया के मैंग्रोव्स का 5वां हिस्सा पहले से ही खत्म हो चुका है। पेड़ आमतौर पर अंतर्दर्शीय होकर बढ़ते पानी के लिए अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन तट पर मानव विकास अब उनके रास्ते को अवरुद्ध कर देता है। उस पहेली को, जिसे कोस्टल स्क्वीज कहा जाता है, फ्लोरिडा में बाहर खेल रहा है, जिसमें ग्रह पर सबसे व्यापक मैंग्रोव सिस्टम है। टैम्पा बे इसके सबसे बड़े अभयारण्यों में से एक है, जो पहली शताब्दी और अपने मैंग्रोव का लगभग आधा हिस्सा खो चुका है। लोगों को चाहिए कि वो समुद्र की तलहटी में नीचे की ओर बढ़ते रहने के उपाय खोजें। आज प्रकाशित एक अध्ययन पर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के प्रोफेसर कैथरीन लॉलॉक ने एक लेख में टिप्पणी की कि सरकारों को चाहिए कि वे समुद्र की तलहटी के नीचे की ओर बढ़ते रहने में उपाय खोजें। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए और आश्रय, बाढ़ सुरक्षा, भोजन और फाइबर के लिए मैंग्रोव्स पर निर्भर लाखों लोगों की रक्षा करने के लिए। इसका मतलब है कि फॉसिल फ्यूल्स पर कटौती करना और बदलती दुनिया के अनुकूल होने के लिए मैंग्रोव्स को अधिक समय और स्थान देना। एक समुद्री जीव, जिसे विशाल लार्वा या बैथोकॉर्डेस भी कहा जाता है, लगभग ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी है और वास्तव में एक नीला टैडपोल जैसा जानवर है। ये जानवर एक विशाल गुब्बारा, जो कि म्यूकस मतलब चिपचिपा लिक्विड टाइप से घिरा होता है और लगभग 3 फीट चौड़ा है। इसका एक मेन बॉडी और एक पूंछ होती है। बैथोकॉर्डियस को एक बड़ा लार्वा माना जाता है। ये लार्वा इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये म्यूकस से बड़ा घर बना सकता है। यही कारण है कि बड़ा म्यूकस का बुलबुला लार्वा के आसपास होता है। इसका घर 2 फिल्टर से बना होता है और मूल रूप से खाना खाने के रूप में काम आता है। वे मृत या बहते पौधों और जानवरों के छोटे कणों को खाते हैं जो पानी में तैरते हैं। जानते हैं कि वे कैसे खाते हैं। पहले जो बाहर का फिल्टर होता है वह जानवर को खाने के लिए बड़े कणों को फंसाता है, जबकि अंदर का जो फिल्टर है वो लार्वा के मुंह में सही आकार के खाद्य कणों को डालता है। खाना खाने के लिए लार्वा अपनी पूंछ को फड़फड़ाता है, जो उन कणों को रखने के लिए अपने घर से पानी बाहर पंप करता है। अंत में फिल्टर भर जाता है और लार्वा खाना खाना रोक देता है। डूबते हुए घर खाद्य कणों से भरे होते हैं और यह एक अच्छी बात है। वे भोजन को और भी गहरे रहने वाले जानवरों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि सी क्यूकुम्बर है। यह आश्चर्यजनक है कि समुद्र के कार्बन चक्र के बारे में लार्वा हमें कितना बता सकता है। रिसर्चर्स ने सीखा है कि ये जीव और उनके बड़े घर वातावरण से धरती को गर्म करने वाली CO2 गैस को हटाने में मदद करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मल मूत्र तेजी से समुद्र के तल पर डूब जाता है, जो कि आगे चलकर ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक मैटर बनता है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि विशाल लार्वे मॉन्टेरी खाड़ी, जो कि कैलिफोर्निया में है, वहां 1/3 कार्बन तक का योगदान करते हैं। बड़े महासागर है जहां यह लार्वे रहते हैं और अद्भुत इकोसिस्टम बनाते हैं। वे न केवल इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है, बल्कि हमारे द्वारा जारी क्लाइमेट वार्मिंग को भी कम करते हैं।
उदाहरण के लिए मुंबई में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के कारण इन जीवों की एक बड़ी सकारात्मक भूमिका खतरे में है। एक मरीन बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट में पाया गया है कि यह कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की वजह से 36 इंटरटाइडल समुद्री प्रजातियों के लिए सीधा खतरा है जो वर्ली शोरलाइन पर पनपती है। आमतौर पर होने वाले सुधार के काम के दौरान लाल मिट्टी को समुद्री इलाकों में फेंकने से समुद्री केकड़ों और ऑक्टोपस जैसी नाजुक प्रजातियों को घुटन होती है, जो कि वहां के दरारें और चट्टानों के बीच में रहने के लिए जाने जाते हैं। यह वर्ली शोर लाइन मुंबई में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी तटों में से एक है, इसलिए नुकसान का पैमाना काफी बड़ा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इनमें से कुछ प्रजातियां जैसे मोलस्क, समुद्री क्यूकुम्बर, कोरल्स और समुद्री पंखे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शामिल हैं। प्रजातियों के विनाश के अलावा अन्य प्रभाव की मात्रा अभी तक नहीं पता है और इसके लिए वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता है। बीएमसी ने समुद्री जल और समुद्री विविधता पर यह प्रोजेक्ट के प्रभावों को समझने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि NIO को बहुत बाद में नियुक्त किया है। यह कुछ ऐसा है जो उन्हें प्रोजेक्ट का काम शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था। जब हम उन्हें बायोडायवर्सिटी दिखाते हैं तो सरकार जाग जाती है और मैंग्रोव सेल और वन विभाग NIO और सभी से संपर्क करती है। क्या यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें बायोडायवर्सिटी दिखाएं? पर्यावरण विभाग क्या कर रहा है? यह उनकी नाक के नीचे था, लेकिन यह आम जनता ने उन्हें दिखाया है। यह सुधार के काम से मछुआरों की रोजी रोटी पर भारी असर होगा। इसके अलावा हाई टाइड के दौरान वर्ली विलेज एरिया में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि शहरी विकास लोगों और पर्यावरण को मारता है तो इसका विरोध किया जाना चाहिए। क्या हमारी सरकार का मानना है कि उन्हें कोस्टल रोड जैसे अधिक हानिकारक प्रोजेक्ट पर धन बर्बाद करने की आवश्यकता है? इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। अब हमें अंजलि गंगा नदी के बारे में बताएगी। हिमालय की गोद से निकलती गंगा सदियों से अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती रही है। गंगा नदी देश के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास का प्रतीक है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। मानवीय गतिविधियों के कारण ये पवित्र नदी कुछ सालों से केवल प्रदूषित ही होती रही और हालत यह रहे कि हमारी राष्ट्रीय नदी देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन गई। यही नहीं, ये दुनिया में 10 सबसे अधिक खतरे वाली नदी घाटियों में से एक बन चुकी है। उत्तरांचल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिए अध्ययन के अनुसार गंगा का पानी को डी ग्रेड दिया गया है, जिसके अनुसार गंगा का पानी इतना प्रदूषित है कि उसका उपयोग नहाने, पीने और यहाँ तक कि खेती के लिए भी उचित माना नहीं जा रहा। इस मामले को देखते हुए सरकार ने गंगा नदी की सफाई के लिए कई कार्यक्रम भी चलवाए, जिनमें मुख्य थे 1986 का गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे कार्यक्रम, जो एक संरक्षण मिशन है जिसे केंद्र सरकार ने जून 2014 के बजट के साथ फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में सूचित किया था। पर यह चौंकाने वाली है बात कि इतने बड़े कार्यक्रम के बाद भी गंगा का पानी स्वच्छता की सीमा पर खरा नहीं उतर पाया। 2000 करोड़ रुपयों के लागत भी यह मिशन हार गया। पर यह एक चमत्कार से कम नहीं था कि जो कार्य सालों की मेहनत और दौलत नहीं कर पाई, वो कुछ महीनों के लॉकडाउन ने कर दिखाया। और ये सब बिना किसी तकनीकी हस्तक्षेप यानी तकनीक के अनुभव में हुआ है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण बोर्ड के अनुसार हरिद्वार में फीकल कोयलिफॉर्म में 34% और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में 20% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जल गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार स्वस्थ पानी में कम से कम 7 मिलीग्राम पर लीटर का घुला हुआ ऑक्सीजन स्तर होना चाहिए। गंगा नदी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर 8.9 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि बहाव में यह 8.3 मिलीग्राम प्रति लीटर है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है
और यह स्नान के लिए उच्चतम है। कानपुर में भी तालाबंदी के बाद से गंगा अधिक साफ हो गई है। गंगा की स्वच्छता पर लॉकडाउन का प्रभाव प्रोत्साहित करता है और साबित करता है कि अधिक उपाय करने से पानी की गुणवत्ता में और भी सुधार हो सकते हैं। विशेष रूप से गंगा के पानी के स्वास्थ्य संकेतों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में वृद्धि और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में कमी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड स्तर पानी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बताता है। कम बीओडी अच्छी गुणवत्ता का संकेत देता है, वहीं कम डीओ खराब गुणवत्ता को दर्शाता है। यदि ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट आती है तो जलीय जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। साथ ही साथ फीकल कॉलीफॉर्म में भी कमी आई है। लॉकडाउन के पहले 3 हफ्तों ने ही जो चमत्कार कर दिखाया, उसने कई सरकारी नीतियों की पोल खोल कर रख दी। इन नीतियों ने उद्योग और इंडस्ट्रीज को प्रदूषण का कारण तो बताया और इनको रोक पर भी बात की, परंतु शायद ही किसी नीति ने इन इंडस्ट्रीज को नए तरीके और समाधान लाने के लिए प्रोत्साहन किया होगा। दूसरी बात, जब एक नदी खुद को साफ कर सकती है और अपने मूल प्रभाव को फिर से हासिल कर सकती है, तो कई 100 करोड़ वाले एसटीपी का उपयोग फिजूल सा था। नमामि गंगे जैसी नीतियों के हारने का एक मुख्य कारण ये भी है कि हम समझे ही नहीं कि मछली और समुद्री पौधों की आबादी नदी के किनारे आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका और उनकी सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल सभी कैसे जुड़ी है। इसलिए जो भी उपाय किए गए वो फेल होते रहे। सच्चाई तो ये है कि इसमें और इसी तरह के कार्यक्रमों में सबसे बड़ी खामी यह है कि हम एक ऐसी नदी प्रणाली को साफ करने के लिए तैयार हैं जो पहले से ही अच्छी तरह से काम करती है, और हम इसे औद्योगिक कचरे, सीवेज और प्लास्टिक के साथ प्रदूषित करते रहते हैं। प्रदूषकों को उनके प्रवेश से रोककर नदियों की रक्षा करने के बजाय हम एक ही समय में उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं और उसी वक्त इस नदी की सफाई जारी रखने का निर्णय ले रहे हैं। अब इसमें सबसे ज़रूरी ये समझ लेना है कि भारत की नदियाँ हमेशा ही इतनी साफ नहीं रहेगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और जिंदगी सामान्य रूप लेने लगेगी, गंगा और अन्य नदियाँ फिर प्रदूषित होने लगेगी। ऐसे में ज़रूरी है कि इस परिस्थिति का विश्लेषण किया जाए और नदियों में कम से कम गंदगी डाली जाए। नदियों के इकोसिस्टम को समझने और नदियों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाना ही अनिवार्य है। धन्यवाद। इसलिए हम आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बातें सुनने में मज़ा आया होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो कृपया उस बटन को हिट करें और अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे, हम जल्द ही नए विषयों के साथ वापस आएंगे।